अब हम लोग एक और टॉपिक देख ले रहे हैं, प्रतिरोधों का समूहन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जैसे मान लीजिए कोई एक रजिस्टर है, ठीक, उसका पॉइंट ए और ये पॉइंट हो गया, इसको बोल दे रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। एक और रजिस्टर है, इसका पॉइंट हो गया ये पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो जोड़ने के कितने तरीके हो सकते हैं? जोड़ने के इसमें दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है, या तो इस पॉजिटिव को इसके नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया जाए, इसके पॉजिटिव को दूसरे रेसिस्टर के पॉजिटिव से अटैच कर दिया जाए, और पहले वाले के नेगेटिव को दूसरे वाले रेसिस्टर के साथ अटैच कर दिया जाए। एक ये कंडीशन हो सकता है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इसके पॉजिटिव को, पहले वाले रेसिस्टर के पॉजिटिव को दूसरे वाले रेसिस्टर के नेगेटिव के साथ अटैच कर दें। पहले वाले रेसिस्टर के पॉजिटिव को दूसरे वाले रेसिस्टर के नेगेटिव से, और यहाँ पे फिर से पहले वाले रेसिस्टर के नेगेटिव को दूसरे वाले रेसिस्टर के पॉजिटिव से अटैच करते हैं। दो ही कंडीशन हो सकता है। इसको और सिंपल करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक रेसिस्टर ये हो गया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले का पॉजिटिव के पहले वाले निगेटिव के साथ होगा। जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बने, जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बने तो इसे कहते हैं श्रेणी क्रम समूहन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और देखिए एक और क्या हो सकता है, एक ये हो गया पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव और निगेटिव। अब इन दोनों का पॉजिटिव को एक साथ ज्वाइन करा दें और इसके निगेटिव को एक साथ ज्वाइन करा दें, और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाए। तो ये वाला जो होता है ये पैरेलल होता है, ये होता है पैरेलल और ये होता है कॉम्बिनेशन सीरीज। आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो आप लोगों को और कंफर्म हो जाएगा पैरेलल और सीरीज। अब हम पहले वाले को डिस्कस कर ले रहे हैं। यदि मान लीजिए जब इन दोनों के पोटेंशियल, इन दोनों के एंड के बीच, इन दोनों के सिरों के बीच एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, इन दोनों के सिरों के बीच बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो इसका रेसिस्टर के बीच इसका पोटेंशियल क्या होगा, करंट फ्लो क्या होगा, या और साथ साथ ये भी देखेंगे यदि मान लीजिए दो रेसिस्टर आपस में अटैच हुए हैं तो इन दोनों का इक्विवेलेंट, इन दोनों के समतुल्य क्या रेसिस्टेंस आता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आता है, समतुल्य प्रतिरोध क्या आता है, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं श्रेणी क्रम समूहन। ये कोई रेसिस्टर है, ये तीन रेसिस्टर हो गया, इन दोनों का रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधक हो गया R1, R2 और R3, और इनके सिरों के बीच, इनके एंड के बीच एक बैटरी कनेक्ट कर दे रहे हैं। और इस बैटरी से इस सर्किट, इस परिपथ में करंट I फ्लो कर रहा है, और इसका बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है V।
तो श्रेणी क्रम समूहन में निकालेंगे इसके अक्रॉस R1 के प्रतिरोध 1 यानी R1 के अक्रॉस विभवांतर क्या होगा। इसके अक्रॉस विभवांतर को लिख दे रहे हैं V1, इसके अक्रॉस जो विभवांतर आएगा V1, R2 के अक्रॉस जो विभवांतर आएगा उसको बोल दे रहे हैं V2 और R3 के अक्रॉस विभवांतर आएगा उसे बोल दे रहे हैं V3। और देखिए जब यहां से I करंट फ्लो कर रहा है, इसमें जब I करंट फ्लो कर रहा है तो तीनों रसिस्टर में I ही करंट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से जब I करंट चला तो यहाँ पे जाने के बाद इसमें I जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा और यहाँ से होते हुए कहाँ पे बैटरी में पुनः वापस आ जाएगा। तो ये I करंट चारों तरफ चले जाता है, लेकिन इसके रसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। सभी रसिस्टर जब कॉम्बिनेशन सीरीज में रहे, श्रेणी क्रम में रहे, तो रसिस्टर के प्रतिरोध के जो बीच जो होता है, प्रतिरोध के सिरों के बीच जो होता है विभवांतर अलग अलग होता है और इसमें क्या होता है, करंट सेम रहता है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह सीरीज में सेम रहता है। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी हम लोग पढ़े हुए हैं। ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ से लिखा जा सकता है V बराबर IR, V बराबर IR, V बराबर IR। तो V1 क्या हो जाएगा, रसिस्टर 1 के अक्रॉस क्या हो जाएगा, रसिस्टर 1 के अक्रॉस हम लोग लिख सकते हैं V1 बराबर IR1। वैसे ही प्रतिरोध 2 के अक्रॉस क्या लिख सकते हैं, V2 बराबर IR2 और V3 के अक्रॉस क्या लिख सकते हैं, V3 बराबर IR3। ये ध्यान से आप लोग देखिएगा, V1 है रसिस्टर 1 के अक्रॉस, V1 बराबर IR1। IR1 कहां से लिखे, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से क्या होता है, V बराबर IR, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है V1 और इसका रसिस्टर है R और इनके बीच जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I। तो क्या लिख सकते हैं, V बराबर IR1। सेम वैसे ही V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। अब देखिए, अब इन तीनों को आपस में अब यहाँ पे V बराबर क्या होगा, जो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, जो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, इन तीनों पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, V। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये जो V है वो क्या है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों पोटेंशियल को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, V के बराबर आएगा। इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ेंगे, इन तीनों विभवांतर को जोड़ेंगे तो V के बराबर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां से देखिए V1 बराबर यहां से हम लोग क्या लेंगे, IR1, V2 के जगह पे हम लिख सकते हैं IR2 और V3 के जगह पे IR3। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब इन तीनों में करंट कॉमन है तो इसको ब्रैकेट में ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों हो जाएगा। यदि मान लीजिए एक और चीज यहाँ पे एज्यूम करना पड़ता है,
मान लीजिए कि ये तीनों रसिस्टर के बदले कोई एक रसिस्टर हम लोग लगा रहे हैं, उस रसिस्टर का रेसिस्टेंस हो रहा है RS, उस रसिस्टर का रेसिस्टेंस हो रहा है RS। यहां पे और जो पोटेंशियल है वो सेम है। इसका जो वोल्टेज है V आ गया, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और ये जो है इसका RS बोल दे रहे हैं। इन तीनों के बदले केवल एक रसिस्टर का प्रयोग कर रहे हैं, वो है RS, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है V, वो यहां भी फ्लो कर रहा है। इसमें जो करंट कर रहा है I, वो यहां भी I कर रहा है। तो यहाँ पे इसके क्या है, इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा V बराबर IRS। अब देखिए यहां से हो जाएगा V के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, IRS इसके, और हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस I से ये I कैंसिल हो जाएगा, RS बराबर क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। RS बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब समझिए, यदि मान लीजिए 3 रसिस्टर है, वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, सीरीज में जुड़ा है, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ रहा है इन सब का जोड़, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3। इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो जो आएगा वही इसका इक्विवेलेंट यानी समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। यदि मान ली 3 रसिस्टर है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये 3 रसिस्टर हो गया। इन तीनों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। इन तीनों के बदले केवल आप एक भी रसिस्टर का प्रयोग कीजिएगा, तब भी वही मतलब रहेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिए। जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है, ये RS यूज कीजिए या ये तीनों यूज कीजिए, दोनों में जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होगा वो सेम होगा। इन सब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होगा वह सेम होगा। ये हो गया श्रेणी क्रम समूहन की बात। इसमें एक दो और चीज जान लीजिए, इन तीनों में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी अभी आप यहाँ पे देख लीजिए। जब मान लो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ रहा है, वो तीनों से क्या होगा, इन तीनों से क्या होगा, ज्यादा होगा। जितने इंडिविजुअल रेसिस्टेंस हो गए, सबके वैल्यू से प्रतिरोध जितना आएगा, उससे जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है उसका वैल्यू इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के रेसिस्टेंस से ज्यादा होता है, उससे ज्यादा होता है। इस पे एक न्यूमेरिकल कर ले रहे हैं। न्यूमेरिकल कर लेने के बाद आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई 3 रेसिस्टेंस है, 3 रसिस्टर है जो आपस में सीरीज में जुड़ा हुआ है। पहले वाले का रेसिस्टेंस है 6 ओम, दूसरे वाले का 12 ओम और तीसरे वाले का 18 ओम। ये आपस में जुड़े हुए हैं और इनके बीच एक बैटरी जुड़ा हुआ है। बैटरी का जो पोटेंशियल है V और इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए किस में जुड़ा है, ये सीरीज में जुड़ा है। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। केवल 3 ही नहीं, 3 से ज्यादा भी दिए रहे, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100 इनफाइनाइट कितना भी रेसिस्टर दिया रहे, जब वो सीरीज में जुड़ा रहे तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सबको आपस में जोड़ देते हैं। तो R1 का वैल्यू है 6 ओम, R2 का वैल्यू है 12 ओम और R3 का वैल्यू है 18 ओम।
इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ रहा है RS, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को RS बोल दे रहे हैं, उसका वैल्यू आ रहा है 36 ओम यानी 36 ओम। आप इन तीन अलग अलग रसिस्टर का उपयोग करने के बजाय केवल आप इस सर्किट में 36 ओम का एक रसिस्टर लगा दीजिएगा, तब भी इसके बराबर ही वो वर्क करेगा। इसके अलावा केवल एक रसिस्टर आप लगा दीजिए, कितना 36 ओम का, इसमें पोटेंशियल V और I करंट फ्लो कर रहा है और ये हो गया 36 ओम। तीन रसिस्टर लगाइए या एक रसिस्टर लगाइए, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का जब सीरीज में रहे। अब सेकंड टॉपिक हम लोग देख ले रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी पार्श्व समूहन। इसमें एक चीज और आप देख लीजिए, जो RS का वैल्यू आया है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू आया है, वो तीनों के रसिस्टर के इंडिविजुअल वैल्यू से, सब प्रत्येक के वैल्यू से क्या है, बड़ा है। R1 के वैल्यू है 6 ओम, 36 से बड़ा है। R2 का वैल्यू है 12 ओम, 36 12 से बड़ा है। R3 का वैल्यू है 18 ओम, 36 से बड़ा है। इससे ये कंक्लूजन निकलता है, जब सीरीज में जुड़ा रहे रसिस्टर तो इक्विवेलेंट रसिस्टर का रेसिस्टेंस उसके इंडिविजुअल रसिस्टर के वैल्यू से बड़ा होता है। उस ग्रुपिंग ऑफ रसिस्टर का सेकंड टॉपिक देख ले रहे हैं, पार्श्व क्रम समूहन या समांतर क्रम समूहन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब दो या दो से अधिक रसिस्टर आपस में पैरेलल में जुड़े रहे यानी समांतर में जुड़े रहे। समांतर में कैसे जुड़े रहते हैं, सबका एंड ठीक, इन तीनों का एंड एक साथ आपस में जोड़ दो और इन तीनों का एंड आपस में एक साथ जोड़ दो, तो ये कहलाता है पैरेलल। और इसके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दे रहे हैं V, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। इसका जो रेसिस्टेंस है R1, R2 और R3। अब देखिए, जब I करंट यहां पर जाएगा, जब I करंट इस पॉइंट पर जाएगा तो ये तीन भागों में बंट जाएगा, तीन भागों में बंट जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा I1 और इसके अक्रॉस आ जाएगा I2 और इसके अक्रॉस जो आएगा उसे बोल दे रहे हैं I3। पहले वाले में जो जगह करंट बंटने के बाद गया उसे बोल दे रहे हैं I1, दूसरे में गया उसे I2 और तीसरी में जो जाएगा उसे बोल दे रहे हैं I3, उसे बोल दे रहे हैं I3। और ये तीनों आपस में जब यहाँ पर आएंगे इस जंक्शन पे, तो इन तीनों पुनः I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I। ये तीन, ये मान लो यहाँ से 3 एम्पियर का करंट गया, यहाँ पर 1 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर, ये तीनों आपस में यहाँ पे जाएंगे तो जुड़ कर निकलेगा ना, तो क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I। यहाँ पे जो करंट आया वो हो गया I। अब देखिए, ये तीनों का टर्मिनल एक साथ है, यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा V, R2 के अक्रॉस वोल्टेज होगा V और इन सब के भी अक्रॉस जो होगा वोल्टेज V। इसमें ध्यान दीजिएगा, जब रसिस्टर पैरेलल में जुड़ा रहे तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह सेम होता है। उसके अक्रॉस यानी रसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह सेम होगा। और इसमें जो डिफरेंट होता है क्या होता है,
वो होता है करंट। इसमें जो करंट जो फ्लो करता है सभी रजिस्टर के बीच, सभी रजिस्टर के अक्रॉस करंट डिफरेंट डिफरेंट फ्लो करता है। ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं? V बराबर आई आर। आई बराबर लिखा जाएगा यहाँ से V अपॉन आर। आई बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। तो 1 के अक्रॉस जो आएगा, 1 के अक्रॉस, रजिस्टर 1 के अक्रॉस, रजिस्टर 1 के अक्रॉस जो V बराबर I1 R1, तो I1 बराबर लिखा जाएगा V डिवाइड बाई R1। ये हो गया 1, इक्वेशन नंबर 1। सेम वैसे ही रजिस्टर 2 है, इसके अक्रॉस I2 बराबर V अपॉन R2। सेम वैसे ही रजिस्टर 3 है, इसके अक्रॉस करंट होगा I3 बराबर V डिवाइड बाई R3। अब देखिए ये तीनों इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिए। इन तीनों को आपस में जोड़ दे रहे हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर ये आएगा, I1 का वैल्यू है V डिवाइड बाई R1, I1 का वैल्यू V डिवाइड बाई R1 और I2 का वैल्यू है V डिवाइड बाई R2, I3 का वैल्यू है V डिवाइड बाई R3। I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या हो जाएगा? I। कहाँ से? चूंकि करंट तीनों में फ्लो कर रहा है, I1 I2 I3 वो वापस क्या निकल रहा है? I निकल रहा है। इन तीनों को ऐड करने के बाद I आ गया और यहाँ पे V को कॉमन ले रहे हैं तो 1 अपॉन R1, 1 डिवाइड बाई R2 और 1 डिवाइड बाई R3, ये तीनों आ गया। अब देखिए यदि मान लीजिए इन तीनों के रजिस्टर के बदले केवल एक रजिस्टर का प्रयोग कर रहे हैं, केवल एक रजिस्टर का प्रयोग कर रहे हैं, तब क्या होगा? और इसके क्रॉस है वोल्टेज V, और ये जो केवल एक रजिस्टर प्रयोग कर रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस Rp हो गया और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, जो ये करंट है वहाँ भी ये, और ये V वोल्टेज है यहाँ भी V, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V और इसका जो रेजिस्टेंस है वो Rp हो गया। तो ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं? V बराबर I Rp, तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर V डिवाइड बाई Rp। अब देखिए यहाँ से क्या लिख ले, यहाँ से लिख ले रहे हैं I का वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर मान लो 4 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 4 I का वैल्यू क्या है? V डिवाइड बाई Rp, V डिवाइड बाई Rp बराबर V 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3। ये V से V कैंसिल हो गया तो क्या है? 1 अपॉन 1 डिवाइड बाई Rp बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टर का, ये डेरिवेशन हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टर का। यानी जब रेसिस्टर पैरेलल में यानी समांतर में जुड़ा रहे तब उसका समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला आता है 1 डिवाइड बाई Rp बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। जब तीन रेसिस्टर आपस में जुड़े रहे
सेम वैसे ही यदि मान लीजिए 3 नहीं, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट कितना भी जुड़ा रहे तो उसके लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आता है 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यदि और रेसिस्टर जुड़ रहे हैं तो आपस में आप सबको ऐड कर लीजिएगा, सबका रेसिप्रोकल ऐड करना पड़ेगा आपस में, तो वो आएगा हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इस पर एक न्यूमेरिकल कर ले रहे हैं, जैसे सीरीज में की है वैसे ही इस पे भी एक न्यूमेरिकल कर ले रहे हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये तीनों रेसिस्टर है आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और इन तीनों का रेसिस्टेंस है 6 ओम 6 ओम और 6 ओम, तीनों का रेसिस्टेंस है 6 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। ये तो पता हो गया कि किस में पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लिखिए 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए R1 का वैल्यू लिखेंगे यहाँ से 6 ओम 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, इन तीनों को आपस में जोड़िए तो क्या आ जाएगा 3/6 यानी 1/2 ओम। 1/Rp बराबर 1/2, तो Rp बराबर क्या हो जाएगा Rp बराबर 2 ओम। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर यानी समतुल्य प्रतिरोध हो रहा है 2 ओम। एक चीज आप लोग नोट कीजिए अच्छे से, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका रेसिस्टेंस है 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ठीक। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया है 2 ओम। जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया है वो सभी के इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से कम है। पैरेलल में क्या होता है, जितने भी रेसिस्टर आप लोग ऐड कीजिएगा जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो सबके वैल्यू से कम होगा, सभी के रेसिस्टेंस से कम होगा। अब देखिए ये 3 रेसिस्टर लगाए हैं आपस में, इसके बदले केवल आप एक ही रेसिस्टर का प्रयोग कर सकते हैं, वो 2 ओम का होगा। 3 रेसिस्टर लगाने के बदले केवल आप 2 ओम का ही रेसिस्टेंस लगाइएगा तो उतना ही वर्क करेगा जितना ये वर्क करेगा। इसलिए ये सब निकाला जाता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आएगा। 4-5 यूज करने के बजाय हम एक उसके स्थान पर एक ही यूज करें तो उतना ही वर्क करेगा जितना कि आप 4-5 यूज कीजिएगा। एक और टॉपिक डिस्कस कर ले रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कोई एक सर्किट है, ये कोई एक सर्किट है इसमें एक रसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस R है, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर का यूज किए हैं। इसका वोल्ट मीटर और इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी विभवांतर है वो V है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, और यहाँ पे एक अमीटर अटैच किए हुए हैं करंट मेजर करने के लिए। और ये हो गया स्विच, एक स्विच का भी यूज किए हैं। अब देखिए ये सेल है, सेल का पोटेंशियल V है, यहाँ से I करंट जा रहा है, इसमें I करंट जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, शुरू में हम लोग पढ़े थे किसी भी तार में विद्युत धारा का मतलब किसी भी तार में विद्युत धारा का प्रवाह का मतलब बताया जाता है फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आवेशों के प्रवाह के दर को
विद्युत धारा कहते हैं। यानी 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाह किया उससे विद्युत धारा कहते हैं। यदि यहाँ पे ठीक उसके उलट समझिए, यदि यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है यानी इसमें चार्ज भी तो फ्लो कर रहा है। आई करंट फ्लो करने का मतलब क्या हुआ है, इसमें आवेश यानी चार्ज फ्लो कर रहा है। इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो है क्यू, उसे बोल दे रहे हैं क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है। यदि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्यू चार्ज को, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्यू चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन खर्च होता है उसे क्या कहते हैं, विभवांतर, उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं V बराबर डब्ल्यू क्यू, V बराबर W/Q। इस क्यू चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले जाने में वर्क डन W लग रहा है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी विभवांतर होता है। पॉइंट ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन खर्च हो रहा है उसे क्या कहते हैं, विभवांतर। यानी V बराबर हो जाएगा W/Q। वर्क डन बराबर, तो इससे वर्क डन बराबर लिख सकते हैं W बराबर VQ, W बराबर VQ। इसमें जो वर्क डन लगा वो क्या हो गया, W बराबर VQ। अब देखिए एक और फॉर्मूला शुरू में हम लोग देखे थे, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं। I बराबर Q/T, I बराबर Q/T। तो यहां से हम लिख सकते हैं Q बराबर IT, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहे हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं Q के वैल्यू को 1 के वैल्यू में पुट कर दीजिए तो आएगा W बराबर V, Q का वैल्यू क्या हो जाएगा IT, VIT। ध्यान से समझना, Q का वैल्यू हो जाएगा VIT। अब देखिए ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं। अभी तक इलेक्ट्रिक करंट में जितना भी टॉपिक हम लोग कवर किए हुए हैं वो उन सभी का यूज इसमें हो जाएगा, उन सभी का यूज हो जाएगा। ओम के नियमानुसार V बराबर IR, V बराबर IR, V बराबर IR हो गया। तो V के वैल्यू को इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दे रहे हैं और इसे इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 3 और 4 से इस V के वैल्यू को 3 में पुट कर दीजिए तो वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर IR फिर से IT, क्या हो जाएगा I²RT, W बराबर I²RT। वर्क डन बराबर आया I²RT। ये हो गया इसका वर्क डन। एक चीज और आप लोग ध्यान से समझिएगा, वर्क डन क्या होता है,
कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जो भी इसमें कोई भी वर्क किया जाता है, कोई भी वर्क किया जाता है यानी एनर्जी, यानी क्या होता है, वर्क डन किए वो किसमें जाकर स्टोर होता है, एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, वो एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। जैसे फैन जब चलता है तो फैन पे इलेक्ट्रिक कहाँ से आता है, मान लो कोई एक टरबाइन है, टरबाइन से क्या करते हैं, टरबाइन पे पानी डाला जाता है, पानी डालने के फलस्वरूप क्या होता है, उसका जो ब्लेड रोटेट करता है, उससे जनरेटर को यहाँ पे एक मोटर सेट किया रहता है, मोटर चलता है, मोटर से हम लोग क्या इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी यानी जो मैकेनिकल वर्क हो गया, पानी से जो टरबाइन के ब्लेड पर पानी डालते हैं तो ये होता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर से रोटेशन जो होता है एनर्जी कन्वर्ट होकर जाता है मोटर एक डिवाइस है, वो क्या कहता है, रोटेशनल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे एनर्जी का नष्ट नहीं होता है, एनर्जी का केवल रूपांतरण होता है, ऊर्जा और एनर्जी यानी वर्क डन का एनर्जी में या एनर्जी का वर्क डन में रूपांतरण होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे लिख सकते हैं, W बराबर I स्क्वायर RT, ये वर्क डन हो गया। यदि ये इसका इंटरनल एनर्जी हुआ, तो U बराबर लिख सकते हैं I स्क्वायर RT। इस W को U में कन्वर्ट कर दिए तो क्या गया, ऊर्जा बराबर यानी एनर्जी बराबर U स्क्वायर RT। अब देखिए वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो हम लोग पढ़े हैं जूल, वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, और ऊर्जा का भी ऐसा यूनिट जूल ही होता है, ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल होता है, दोनों का यूनिट सेम होता है। अब देखिए ये जो है U बराबर I स्क्वायर RT, इसी को बोला जाता है जूल लॉ। जूल का तापीय नियम यही होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल लॉ यही होता है, इसी को क्या बोलते हैं, जूल का नियम। जूल का नियम तीन बातों पर डिपेंड करता है। पहला, फर्स्ट देखिए यहाँ पे U बराबर I स्क्वायर RT, फर्स्ट क्या बोलता है, जो ऊर्जा है समानुपाती होता है किसके, करंट के, ऊर्जा समानुपाती होता है करंट के। जब R और T नियत रहे, नियत यानी कांस्टेंट रहे, तो ऊर्जा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। सेकेंड, जो एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेसिस्टेंस के। जब कांस्टेंट क्या रहता है R, जब करंट यानी उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो, और टाइम को कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट रहे। थर्ड, U is directly proportional to T when करंट यानी I और रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहे, I और R रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहे, तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। यही होता है जूल का नियम। यदि पूछ दे आपका जूल का नियम क्या होता है, तो आप लोग इसको डिराइव कर देना, डिराइव करने के बाद ये लिख देना, इसी को बोलते क्या है, जूल का नियम, यानी U बराबर I स्क्वायर RT। ये हो गया जूल का नियम। जूल का नियम तीन बातों पर डिपेंड करता है, क्या, उसके जब करंट को यानी विद्युत धारा को कांस्टेंट करें
और टेम्परेचर को कांस्टेंट करें तो विद्युत जो एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस यानी आर के। जब रेसिस्टेंस और टाइम को नियत यानी अचर करें, कांस्टेंट करें, तो एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। और थर्ड होता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जब करंट और रेसिस्टेंस को कांस्टेंट करें। ये आप लोग नोट कर लीजिए। यही होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। देखिए इसी कारण क्या होता है, कोई भी जो फ्यूज होता है या बल्ब होता है, ठीक, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होता है। उसके अंदर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। कोई हीटर हो गया, हीटर के अंदर आप लोग देखिए कॉइल लगा रहता है, कॉइल क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। वो इसी के कारण हीट प्रोड्यूस करता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और फैन में क्या होता है, फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और लाइट के द्वारा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर एनर्जी का केवल रूपांतरण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में ही केवल बदला जाता है। अब ये समझ लीजिएगा कि U बराबर आई स्क्वायर आर टी, यानी इसी कारण जो हीटर होता है वो गर्म करता है। पानी को गर्म करने के लिए जो इमर्शन रॉड का उपयोग करते हैं वो इसी के द्वारा होता है। कोई भी बल्ब होता है या CFL या LED बल्ब भी हो गया, उसको भी कुछ देर यूज करने के बाद, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करने के बाद आप लोग उसको जब टच कीजिएगा तो आप लोग देखते होंगे, महसूस करते होंगे कि वह गर्म हो रहा है। गर्म क्यों हो रहा है, इसी के कारण गर्म हो रहा है, इसी के कारण। उसी पर जूल ने एक नियम दिया था जिसे बोलते हैं जूल का नियम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल लॉ। एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर, यानी विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। यूनिट टाइम में जो वर्क डन होता है उसे कहते हैं पावर। यूनिट टाइम में वर्क डन जो किया जाता है उसे कहते हैं पावर। सेम वैसे ही यूनिट टाइम में इलेक्ट्रिकल वर्क डन को किया जाता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इकाई समय में, डिफिनीशन आप लोग देख लीजिएगा, इकाई समय में जो वर्क डन होता है उसे कहते हैं पावर। यानी इकाई समय में इलेक्ट्रिकल वर्क को करने के दर को पावर कहते हैं। और इसे सूचित किया जाता है कैपिटल P से। इलेक्ट्रिकल पावर को सूचित करते हैं कैपिटल P से। तो P बराबर वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन P बराबर वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही होता है इलेक्ट्रिकल पावर। अब देखिए W बराबर अभी हम लोग पढ़े हैं आई स्क्वायर आर टी। W बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो P बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई टी। टी से टी कैंसिल, आई स्क्वायर आर। P बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर। अब देखिए ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ से लिख सकते हैं V बराबर आई आर। V बराबर आई आर, आई आर। तो P बराबर हो जाएगा आई आई आर आई भी, यानी भी आई। P बराबर क्या हो जाएगा, भी आई। एक और टर्म में हम लोग लिख सकते हैं I बराबर क्या होगा, यहां से I बराबर लिख सकते हैं I बराबर V बाई आर। तो यहाँ पे V इंटू V बाई आर यानी V स्क्वायर बाई आर, V स्क्वायर बाई आर। तो P का फॉर्मूला क्या आ रहा है, P बराबर W बाई टी बराबर
आई स्क्वायर आर आया, आर एक और आया P बराबर वी आई और P बराबर वी स्क्वायर बाई आर। ये आ रहा है इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला। ये सब क्या हो गए? इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल के वक्त बहुत सारा काम आएगा। नेक्स्ट हम लोग देख ले रहे हैं इसके यूनिट के बारे में, इसके यूनिट के बारे में। तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल, वर्क डन का यूनिट होता है जूल, इसे कैपिटल जे द्वारा सूचित किया जाता है। और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, और इसे स्मॉल एस द्वारा सूचित करते हैं। तो पावर का यूनिट हो जाएगा, पावर की यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। अब देखिए जूल पर सेकेंड, आप लोग देखिए एक चीज नोटिस कीजिएगा, कोई भी बल्ब हो गया, फैन हो गया, हीटर हो गया, आयरन हो गया, या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो गया, उसका पावर वाट में दिया रहता है, उसका पावर वाट में दिया रहता है। क्यों दिया रहता है ये समझिए। यहाँ पे 1 जूल पर सेकेंड को 1 वाट बोलते हैं, 1 जूल पर सेकेंड को 1 वाट बोलते हैं। इसीलिए इसका यूनिट कहाँ, इसीलिए इसका यूनिट हमेशा वाट में दिया रहता है, इसलिए इसका यूनिट हमेशा वाट में दिया रहता है। यानी 1 जूल पर सेकेंड बराबर 1 वाट, 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वाट। तो पावर का यूनिट हो गया वाट। अब एक टर्म और देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट आप लोग हमेशा देखिएगा, घरों में जब मीटर वगैरह लगा रहता है तो वहाँ पे किलो वाट आवर दिया रहता है, किलो वाट आवर, उसको देख ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर P बराबर होता है W/T। तो W बराबर यहां से लिख सकते हैं P इंटू टी, P इंटू टी। इसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल, पावर का यूनिट होता है वाट, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। अब देखिए इसके यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। वाट है 1 किलो, 1 किलो का मतलब होता है 1000, 1 किलो का मतलब होता है 1000। अब 1 आवर, 1 आवर में होता है 3600 सेकेंड, 1 आवर में होता है 3600 सेकेंड। कभी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मीटर में, घरों में जो मीटर यूज करते हैं वहां पे यूनिट देता है kWh, kWh यानी किलो वाट आवर। अब देखिए 1 किलो का मतलब हो जाएगा 1000, 1 वाट मतलब 1, और आवर, 1 आवर में कितना सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36 इंटू 5 टाइम्स 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, यानी 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। ये जो किलो वाट आवर है
उसका भी यूनिट क्या आता है, जूल ही आता है। वो कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। किलो वाट आवर देने का एक ही मतलब होता है, क्योंकि इतना बड़ा डिजिट लिखना संभव नहीं रहता है, इसलिए इसको छोटा करके लिखते हैं, और वो होता है kWh यानी किलो वाट आवर। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे आप लोग का सारा फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो जाएगा।